तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कहते हैं कि नतीजों के अपने मायने होते हैं और जब मैंडेट बिल्कुल क्लियर हो तो अपने आप में कई बातें खड़ी हो जाती हैं। और पहला सवाल तो यही कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिग ब्रदर है और क्या बीजेपी के लिए अब बिहार आत्मनिर्भर है, या यूं कहें कि बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर है और आगे आने वाले दिनों में उसे जेडीयू की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है। लेकिन किसकी हुई है जीत, किसकी हुई है हार, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं और समझाते हैं। बिल्कुल। और इस जनादेश का मतलब पहला तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई है और नीतीश की हार है, और महागठबंधन के लिए ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी की जीत है और राहुल की हार है। कैसे, एक बार मेरे ख्याल से समझाना प्रिया जरूरी है। बिल्कुल, तो 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बीजेपी आत्मनिर्भर बन गई है इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी ने 74 सीटें जीती है। और कहा इसीलिए जा रहा है क्योंकि एक तरफ माना जा रहा था कि हो सकता है कि डबल युवराज इस बार जीत जाए, तेजस्वी भव्य बिहार हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि जेडीयू को भी काफी हद तक नुकसान हुआ है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो नीतीश का कद था वो कहीं ना कहीं अब छोटा हो गया है। और जब अगली हम 4 तस्वीरें बदलेंगे, अपने पैनल प्रोड्यूसर अंकित से मैं चाहूंगा कि अगली 4 तस्वीरें बदलें, जिसके जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली हैं, क्या ये माना जाए कि अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा हो गया है, इतना बेहतर हो गया है, तो आगे आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी अपने आप को आत्मनिर्भर मानेगी। अगली बात, क्या बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र बाहुबली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब ये माना जाए कि तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता रही हैं और किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है यही तय कर रही हैं। बिल्कुल, और मोदी की जीत इसीलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने नीतीश को ये दिखा दिया है कि अब जो काम होगा, जो वोटिंग होगी वो काम को लेकर की जाएगी। वहीं तेजस्वी की जीत इसीलिए कही जा रही है कि क्योंकि वो अकेले स्टार प्रचारक के तौर पर रुक करके तुरंत ही ब्रेकिंग न्यूज पर आना चाहिए। बिहार चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है। एनडीए को मिली हैं 125 सीटें, महागठबंधन के खाते में आई हैं 110 सीटें, आरजेडी 75, कांग्रेस को मिली हैं 19 सीटें, बीजेपी 74, जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। लेकिन इस जनादेश का मतलब क्या है, इस जनादेश के मायने क्या हैं? बिहार में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। कई जगह मिठाइयां बांटी गई। वहीं दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पैनल प्रोड्यूसर अंकित से मैं ये कहना चाहूंगा कि पटना से जितने भी सहयोगी हैं, राकेश कुमार सिंह, बरखा शर्मा, ऐश्वर्या जैन, सभी को पैच किया जाए। बिल्कुल, और हम 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली से लेकर बिहार तक जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। और अब दिवाली से पहले ही पटाखे फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी जीत से उत्साहित है और अब वहां पे सरकार बनाने का आज दावा भी कर सकती है। तो इस वक्त हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी दफ्तर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल दिखाई दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे बीजेपी कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक हैं हनुमान चालीसा का पाठ करके जश्न मनाते हुए बहुत तेजी के साथ में चलते हैं। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, कैसे बिहार में सुशासन और विकास की जीत की बात कही गई है। बिहार में सुशासन जीता, जनता ने विकास का साथ दिया। तेजी से क्विक बहुमत से बनी है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसका सबसे ज्यादा योगदान है, और यहाँ एनडीए की सरकार ने जो सुशासन दिया है उसका योगदान है। बिहार के एनडीए शासन में जो उन्होंने विश्वास करके पूर्ण बहुमत दिया है उसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार के आज के चुनाव परिणामों ने पुनः इस बात को बिहार के जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया और पुनः एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार की समस्त जनता का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया। निश्चित रूप से मतदान का जो प्रतिशत रहा, और मैं विशेष रूप से
हमारे बिहार की सभी महिलाओं का, बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार के विकास के लिए एनडीए को अपना समर्थन दिया। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव की प्रक्रिया में, जिसको चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक किया, उनको शायद अपनी हार पच नहीं रही है। लगातार उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी। ये उस व्यक्ति की तरह है, खासकर उस बच्चे की तरह, कि अगर खेल में जीत जाओ तो मैच आपका, नहीं जीतो तो बल्ले और विकेट सब उखाड़ के चल पड़ो। राष्ट्रीय जनता दल का यह व्यवहार लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए और हम जनादेश का सम्मान करते हैं, और इसलिए इस जनादेश के लिए पुनः बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के सबसे तेज नतीजे हमने आपको दिखाए। हमारा एग्जिट पोल सबसे ठीक साबित हुआ। बिहार में काउंटिंग पर आरजेडी ने सवाल उठा दिए हैं। बिहार में चुनाव आयोग से मिले हैं महागठबंधन के नेता और कई जगह रिकाउंटिंग में हराया गया, ये भी आरजेडी वालों का कहना है। लेकिन पटना में क्या चल रहा है, सीधे बरखा शर्मा के पास में चलेंगे और मेरे साथ एक बड़ा गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। शिवम त्यागी बीजेपी के नेता, मोहम्मद नेमतुल्ला जेडीयू के नेता, अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता, निरंजन पोद्दार आरजेडी सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और देश के जाने माने पत्रकार अंबिकानंद सहाय जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। लेकिन अभी के लिए हम सीधे पटना चलते हैं। बरखा हमारे साथ में लाइव पटना से जुड़ी हैं। बरखा, 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी हाउस में क्या चला रात भर, हमें यह बताएं। नीतीश कुमार कब आएंगे अब मीडिया के सामने, यह भी बताएं। और नीतीश कुमार कब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अभी की तस्वीरें सबसे पहले मैं राशिद आपको दिखाना चाहूंगी, उन तमाम सवालों का जवाब भी मैं आपको दूंगी। देखिए अभी जेडीयू दफ्तर के बाहर है, जो जश्न यहां पर रहा उसके बाद दफ्तर के बाहर की तस्वीर कैसे बदली है, कैसे पोस्टर से वो पटा हुआ है, वो जरा आप देखिए। सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को यहाँ पर डबल इंजन सरकार चलाते हुए दिखाया गया, लिखा गया है नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन। उसी के साथ साथ एक दूसरा पोस्टर यहाँ पर है जिसमें बिहार में काबा फिर से नीतीश कुमार बा, और ये सीधे सीधे जो सवाल देखिए किया गया है एक तरह से तेजस्वी यादव से। इसके अलावा यहाँ पर स्वागत किया गया और फिर से कि जनता ने फिर से 24 कैरेट गोल्ड को चुना है, यानी कि नीतीश कुमार जो हैं वो खरे थे और खरे हैं, और जो जनता की यहाँ पर उम्मीदें थी उस पर बहुत ज्यादा खरे उतरते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। क्योंकि कल जो था थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति जरूर बनी हुई थी राशिद, लेकिन अब जो स्थिति है जब जैसे ही स्पष्ट हुई उसके साथ ही यहाँ पर जेडीयू दफ्तर के अंदर की और बाहर की दोनों तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल बदल चुकी है। अभी देखिए थोड़ी देर में पूरा जो जोश और जो जश्न है उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार हमें उसके लिए करना होगा क्योंकि कल पूरा दिन का लंबा इंतजार यहाँ पर चला था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बैठकों का दौर देखिए लगातार यहाँ पर जारी रहा है। मुख्यमंत्री आवास की जो तमाम तस्वीरें थी वो भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, और रही बात सरकार बनाने का दावा पेश करने की, तो उसके लिए देखिए थोड़ा इंतजार हमें यहाँ पर करना होगा क्योंकि अभी बैठकें यहाँ चल रही है। उसी के साथ साथ सवाल इस बात को लेकर जो बार बार उठ रहा है कि जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर सामने आई और जो पहली बार यहाँ पर हुआ है गठबंधन की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एनडीए की, तो क्या वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही यहाँ पर होंगे? क्योंकि बार बार जब ये सवाल कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, वरिष्ठ नेताओं से पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है कि तमाम बड़ी रैलियों में वरिष्ठ नेताओं ने इसी बात को दोहराया है कि सीएम पद का चेहरा जो है नीतीश कुमार ही होने वाले और वही रहेंगे। लेकिन क्या वाकई में इस बात को इस बार दोहराया जाएगा? बरखा, दोबारा लौट करके आते हैं आपके पास। पटना में आखिरकार ये आवाज क्यों उठ रही है, पटना में ये आवाज बार बार क्यों उठ रही है कि आखिरकार सीएम नीतीश कुमार ही होंगे या फिर नहीं? और ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कोई बहुत बड़ा खेल हो सकता है? पैनल को ओपन करते हैं। पैनल प्रोड्यूसर अंकित से मैं कहूंगा कि पूरी तरह से मल्टी विंडो लेकर के आए और पैनल को ओपन कर दीजिए। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, अगर मैं ये कहता हूं बिहार का जनादेश मोदी की जीत है, नीतीश की हार है, मैं कितना सही हूं? राशिद भाई गुड मॉर्निंग। कितनी बेहतरीन सुबह है आज बिहार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए। जहां तक जनादेश की बात है, अगर हम उसके बात करें तो जनादेश एनडीए के लिए है,
जनादेश बिहार की जनता ने एनडीए के लिए दिया है, चाहे आप उसमें बीजेपी को ले लें, चाहे उसमें आप जेडीयू को ले लें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ मोदी जी के नाम पर है। आज भी इस देश में देश की जनता मोदी जी को प्यार करती है और उन पर विश्वास करती है। आप इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत आर्टिकुलेटेड बोलते हैं, आपके पास शब्दकोश बड़े अच्छे होते हैं, आपकी पॉलिटिकल वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आपको जहां पर सवालों को डक करना होता है ना, मेरे सवाल आप डक भी कर जाते हैं। मैंने सीधा सवाल किया है, अगर मैं ये कहता हूं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है और नीतीश की हार है, मैं किस हद तक सही हूं? नहीं, देखिए हार का बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं है, उसके अलग अलग अगर विश्लेषण करेंगे, लंबा समय है हमारे पास अभी 11 बजे तक का, तो मुझे लगता है उसके विश्लेषण करने का बहुत सारा समय हमें मिलेगा कि कहां दिक्कत रही, कहां चीजें और बेहतर हो सकती थी, कहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमें सामने को झेलने को मिला। लेकिन बावजूद उसके एक चीज तय है कि हाँ एनडीए को पूर्ण बहुमत बिहार की जनता ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दिया है। वो हिंदुस्तान में 2013 के बाद से हमारे स्टार कैंपेनर रहे हैं और जनता ने उनमें लगातार विश्वास दिखाया है। शिवम क्या होता है ना, अंग्रेजी का एक फ्रेज होता है पिक एंड चूज। नहीं है कि उन्हीं शिवम भाई आपने पिक एंड चूज कर लिया, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी थी और बिल्कुल उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन आपने नीतीश को लेकर के कुछ भी नहीं बोला और इससे ये समझ में आ रहा है कि बिहार की पॉलिटिकल पिच पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट, एक मिनट रुकेगा, आपका स्ट्राइक रेट ठीक हुआ है, इस पर कुछ चल रहा है और बहुत कुछ और भी चल रहा है नीतीश के मुख्यमंत्री पद को लेकर के, जैसा कि अभी बरखा इशारा कर रही थी आगे आने वाले दिनों में। पहले एक बार ओपन टू ऑल कर देते हैं सभी के लिए, अजय अरोड़ा के पास में चलते हैं। अजय अरोड़ा जी, ठीक जिस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ में मैंने शिवम त्यागी से पहला सवाल किया था, आपसे भी पहला सवाल करूंगा। अगर मैं कहूं बिहार का जनादेश तेजस्वी की जीत है, राहुल गांधी की हार है, मैं कितना सही हूं? राशिद जी, जो जनादेश है जनता का वो हमें स्वीकार है, इसमें मेरा पूरा उत्तर आ गया राशिद जी। मैंने बिना भूमिका के उत्तर दे दिया और हम समीक्षा करेंगे हमारी कमी कहां रही, ये मैंने दूसरी स्वीकार किया। और जहां तक तेजस्वी की जीत बोली, बिल्कुल उनकी जीत निश्चय ही है और जिस प्रकार से मैंडेट मिला उनको, जनादेश मिला, हम बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। राहुल गांधी नहीं चले, ये भी तो कहेंगे ना, कांग्रेस राहुल गांधी नहीं चले, राहुल गांधी नहीं चले, जहां जहां राहुल गए वहां गठबंधन 75% सीटों पर हार गया, जहां जहां मोदी गए वहां एनडीए 61% सीटों पर जीत गया। रैलियों का एक आंकड़ा है, अगर आप चाहेंगे तो आपको मेल कर दूंगा। राहुल गांधी फेल। राशिद जी, जो आप कहोगे मैं सुनने को तैयार हूं और मैं सुनने के लिए ही बैठा हूं, क्योंकि हम पराजित हुए, लेकिन पराजित होने में हम ऐसे पराजित नहीं हुए, हमें जनादेश मिला, हमें बिहार की जनता ने स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि हमें स्वीकार नहीं किया, 110 सीटें हमारे पास आई और वोट परसेंटेज भी हमारी जो है महागठबंधन की बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप ये कह सकते हैं कांग्रेस को हमें नुकसान हुआ, इसको सुनने के लिए हम पुनः तैयार हैं और समीक्षा करने की हमारी कमी कहाँ रही। बिल्कुल। और अब नेमतुल्लाह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि अभी राशिद ने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नीतीश की हार थी, क्योंकि अगर बीजेपी ने हाथ ना पकड़ा होता तो क्या लगता है आपको कि इस बार नीतीश की नैया पार हो जाती और बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार होती? देखिए, ऐसी बात नहीं है, दोनों मिलकर लड़े हैं, एनडीए की जीत है ये, ना नीतीश की हार है ना बीजेपी की जीत है, ये दोनों मिलकर लड़े हैं। अरे नेमतुल्लाह जी, 71 से 43 पर चले आए आप लोग, 71 से 43 पर चले आए और अभी भी ये कहेंगे क्या? अभी मान करके चलिए आगे आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स बाइपोलर हो जाएगी, जेडीयू के लिए अस्तित्व की बात है। नीतीश कुमार का एक चेहरा है और नीतीश कुमार की वजह से ही एनडीए में जो, अगर नीतीश कुमार का चेहरा है, अगर नीतीश कुमार का चेहरा है और नीतीश कुमार के चेहरे की अगर लहर चल रही थी तो जेडीयू 71 से 43 पर क्यों आई? अगर नीतीश कुमार का चेहरा है तो जेडीयू 71 से 43 पर क्यों आई? नीतीश कुमार के बारे में किस तरह से साजिश हुई और लोजपा को हर जगह वोट कटवा नीतीश के खिलाफ, एक मिनट नेमतुल्लाह जी, नीतीश के खिलाफ किसने की साजिश, किसने की? आरजेडी ने की, वो दोनों मिलकर ऐसा किया। किस तरह से किया? अपोजिशन ने किया, और कौन करेगा?
अच्छा, और अच्छा, ये अच्छा, अच्छा, दोनों नीतीश कुमार जी और तो ये लोग बीजेपी के खिलाफ कोई षड्यंत्र क्यों नहीं कर पाए? ये सुशील मोदी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाए, नीतीश के खिलाफ कर दिया। क्या बात करते हैं आप? अरे क्या नेमतुल्ला जी, बिहार की राजनीति को ऐसे समझाएंगे क्या? बिहार की राजनीति 1 और 1 2 नहीं होती, 1 और 1 11 होती है। राशिद भाई क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट खड़ा बरखा बरखा नीतीश नकार दिए गया नहीं, बरखा नीतीश नकार दिए गया नहीं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बहुत जल्दी, क्विक बरखा, क्विक। बिल्कुल नकार दिए गए हैं। सवाल कम से कम यहाँ पर ये समझ में आता है, देखिए जब, लेकिन आप कार्यकर्ताओं से जाकर जब बात करते हैं ना राशिद, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो जेडीयू के हो, आप उनके सामने जाएं तो ये पूरा का पूरा फैसला जो है वो शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया जाता है। और शीर्ष नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं, बड़े नेताओं की बात करते हैं, तो कल आपने तमाम लोगों के बयान यहाँ पर सुने थे। सारा का सारा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। हालांकि ये बिल्कुल और ये मानना होगा कि यहाँ पर जेडीयू को जो ये सीटों की कमी यहाँ पर देखने को मिली, एक तो बहुत अहम रोल एलजेपी निभाकर चली गई, लेकिन जो बीजेपी को बढ़त मिली है, एनडीए को बढ़त मिली है, उसमें पूरा पूरा हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप खुद जिक्र यहाँ पर कर रहे थे कि जो रैलियां रही, कैसे वहां पर वोट शेयर पूरा पूरा बीजेपी का बढ़ा। और शायद बार बार देखिए जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो बार बार शुरू से कहा जा रहा था, एलजेपी को जो बी टीम बताया जा रहा था, ठीक है, अब इस बात को दोहराया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शायद कामयाबी हाथ लगी क्या। कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी सी टीम साबित हुई है, ये सब कुछ आगे हम समझेंगे। और बिहार की राजनीति के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो आपके सामने लेकर के आएंगे। यहाँ रुकेंगे। तो बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत हुई है, महागठबंधन की हार हुई है। लेकिन बिहार के बारे में हमेशा ही मैं एक बात ये कहता हूं कि बिहार को अकेले बिहार के तौर पर न देखें, इसे तिरहुत के तौर पर देखें, मिथिलांचल के तौर पर देखें, इसे कोसी के तौर पर देखें, अवध के तौर पर, मगध के तौर पर माफ कीजिएगा देखें, वैशाली के तौर पर देखें। और जब बिहार को आप 11 अलग अलग हिस्सों में देखते हैं तो समझ में ही आता है कि हाँ, बिहार का जनादेश क्या कहता है, बिहार ने किसे किया है मजबूत, किसकी हुई है जीत, और मोदी की जीत और नीतीश की हार के बीच का फर्क क्या है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये जो जनादेश है सीधे तौर पर ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री आज की तारीख में नरेंद्र बाहुबली हैं, तेजस्वी की जीत हुई है, और तेजस्वी की जीत ऐसी है जिसमें तेजस्वी और भी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जहां जहां पर भी गए, 75% जगह पर जहां उनकी रैली हुई, वहां पर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगली जो बात है उनमें यह कहा जा रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर हो गई है। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि क्या बिहार में बीजेपी अकेले आगे आने वाले दिनों में 243 विधानसभा और 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मादा रखती है। और ये मादा रखवाने वाले कौन हैं? नरेंद्र बाहुबली, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हाँ, इस चुनाव में एक और चीज भी नजर आई, जहां पर पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट तेजस्वी यादव नजर आए। वो तेजस्वी जिन्होंने पोस्टर से राबड़ी और लालू को हटा दिया, वो तेजस्वी जिन्होंने ये कहा कि पिता ने कहा था सामाजिक न्याय, मैं बात करूंगा आर्थिक न्याय की। लेकिन राहुल गांधी क्या पूरी तरह से फेल हैं? राहुल गांधी यूपी में अखिलेश के साथ गए, फेल। राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी के साथ गए, फेल। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यह है, बिहार में हार के बाद दिग्विजय ने ओवैसी पर हमला किया है। ओवैसी ने बीजेपी की मदद का आरोप लगाया है। दिग्विजय ने कहा है कि ओवैसी ने बीजेपी की मदद की है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि हमें वोट कचुआ कहने वालों को जवाब मिला है। ये ओवैसी की ओर से दिग्विजय को जवाब दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है, सबसे पहले देखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, और ट्वीट करके दिग्विजय ने किस तरह के आरोप लगाए देखिए। एक बार फिर ओवैसी जी की पार्टी AIMIM ने चुनाव लड़कर बीजेपी को अंदरूनी तौर पर फायदा पहुंचाया है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा, क्योंकि सीमांचल वाले इलाके से 5 सीटें जीत जाना आरजेडी का खेल बिगाड़ गया। तमाम तरह के आरोपों के बीच ओवैसी ने भी कर दिया पलटवार। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिनको वोट डालकर जनता ने एक एक नहीं 6-6 मर्तबा जिताया था, जो विधानसभा में जाकर गूंगे और अंधे बन जाते थे, अब वो गूंगे और अंधे बनने का जमाना चला गया। ये लोगों को हमने कहा है कि आपको सीमांचल के लिए जाकर लड़ना पड़ेगा, इंसाफ दिलाना पड़ेगा। हम बड़े इखलास के साथ और पूरे जितना ह्यूमिलिटी के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है सीमांचल और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमको हमारे उम्मीदवारों को कामयाब किया। अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में माजिद हुसैन, इन सब ने बड़ी मेहनत की, और यकीनन हमको साथ ही साथ कुशवाहा साहब, BSP, राजभर साहब, देवेंद्र यादव साहब, हम लोग सब साथ में थे।
तो क्रेडिट इनको भी जाता है। बिहार की सरजमी पर भले ही सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की बात की जाने लगी हो, लेकिन बिहार के बारे में कहते हैं कि कास्ट इक्वेशन चला ही करता है और कास्ट इक्वेशन में आरजेडी की तरफ से MYY यानी मुस्लिम यादव यूथ वाला समीकरण एक बार फिर से गढ़ा गया था, लेकिन AIMIM ने आरजेडी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। डिबेट को फिर से ओपन कीजिए। शिवम त्यागी के पास में चलते हैं। शिवम जी, बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम लेकर के जाते हैं? कर्नाटक हो, हैदराबाद हो, यूपी हो या फिर बिहार? देखिए, मुझे लगता है राशिद भाई, जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सवाल है, हर किसी के पास अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। ओवैसी जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद जो भी लोग उनको समर्थन देते हैं, 1 सीट 2 सीट 3 सीटें जो भी मिलती हैं, या फिर वो वोट काटते हैं, मुझे लगता है उसका तो जवाब विपक्ष को बेहतर तरीके से देना चाहिए। उनका चुनावी प्रबंधन इतना मजबूत होना चाहिए, कहीं ना कहीं जिन वोटों को असदुद्दीन ओवैसी लेते हैं या जो वोटर उनको वोट करता है, उनका कोई ना कोई काट देखिए। हाँ, ठीक है शिवम जी। निरंजन पोद्दार के पास लेकर के चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरजेडी सपोर्टर हैं। निरंजन जी, आपका नुकसान सबसे ज्यादा किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने, नीतीश बाबू के सुशासन ने, राहुल गांधी के साथ ने, या फिर असदुद्दीन ओवैसी ने? ऐसा है राशिद जी, मैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। आपने मेरे को बहुत देर बाद में समय दिया है। आपको एक चीज बताऊं राशिद जी, बेशक आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने चुनाव नहीं जीता है, लेकिन दिलों को इस व्यक्ति ने जीता है। इसको मैं प्रमाणित करूंगा, आप मेरी बात सुनिएगा। देखिए, ऐसा है, ओवरग्राउंड वर्कर, आरएसएस का ओवरग्राउंड वर्कर लाखों की संख्या में बिहार में काम कर रहा है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 30 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री, पूरी बिहार सरकार और इतना बड़ा लाव लश्कर के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नेता कहते हैं, उन्होंने जिस तरीके से और असीमित संसाधनों के साथ जिस तरीके से इन्होंने बिहार के चुनावों के अंदर अपने लाव लश्कर को लेकर के चले हैं, और एक दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एक 31 साल का एक अकेला लड़का जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसके ऐसा निरंजन जी, विरासत है, निरंजन जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं? उनके पीछे है 15 साल का लालू का राज, उनके पीछे है 15 साल का लालू और राबड़ी का राज, उनके पीछे है आरजेडी की विरासत, उनके पीछे है लालटेन, उनके पीछे है लालू प्रसाद यादव की विरासत, उनके पीछे है परिवार, उनके पीछे है नेपोटिज्म। क्या बात कर रहे हैं आप राशिद जी? मैं उसी चीज पे आना चाहता हूं। वो जो 15 साल का जो उनको जो विरासत में जो उनको वजन मिला है, उस वजन के बावजूद आज उस आदमी ने इतने बड़े लाव लश्कर को अगर नाको पानी पिला दिया है, तो आप समझ लीजिए राशिद जी, चुनाव बेशक एनडीए ने जीता है, लेकिन दिल जो जीता है वो, लेकिन दिल जीत करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता ना, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। अंबिकानंद साहब जी को भी लेकर के आइए, मल्टी विंडो काटिए, मल्टी विंडो लेकर के आइए। टीवी स्क्रीन पर हमेशा ही मल्टी विंडो रहना चाहिए, लेकर के आइए। ठीक है, तो निरंजन जी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बिहार में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं। और अंबिकानंद साहब जी के पास में मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। अंबिकानंद साहब जी, आरजेडी सपोर्टर का ये कहना है, अंबिका जी, हाँ ठीक है, देश के जाने माने पत्रकार को भी एक बार सुनिए, एक तटस्थ पत्रकार को भी सुनिए। अंबिका जी, आरजेडी, शिवम भाई आ रहा हूं। अंबिका जी, अब आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भले ही चुनाव उन्होंने जीता हो, दिल हमने जीता है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। क्या इस बार बिहार के जनादेश में कई नई परिभाषाएं गढ़ी गई हैं? परिभाषाओं में नीतीश बहुत पीछे जा चुके हैं और तेजस्वी काफी आगे आ गए हैं। भविष्य के नेता हैं, भविष्य का वो नेता जो आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की सरजमी पर, बिहार की सरजमी पर बीजेपी को सीधे तौर पर चैलेंज करेगा। बहुत सुंदर सवाल है राशिद भाई। देखिए, मैं एक लाइन में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझाता हूं। 70 के दशक में 3 नेताओं का उदय हुआ बिहार में, लालू प्रसाद जी, नीतीश जी, रामविलास जी, और अगले करीब 40-50 वर्षों तक ये छाते रहे। इस चुनाव की खासियत है कि तेजस्वी यादव इमर्ज कर गए। हार जीत अलग की चीज है, राजनीति एक लंबा खेल चलता है। तेजस्वी ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। एक तो मेरा टेक अवे ये है इस चुनाव से। दूसरी बात,
आप पहले पूछ रहे थे कई लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया है और ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमक बरकरार है। लेकिन ये अकेले चुनाव जीतने के लायक अभी तक नहीं हुए हैं। और नीतीश उस चिड़िया का नाम है जो ऑक्सीजन की तरह एक्ट करता है। ऑक्सीजन के बगैर आग जल नहीं सकती है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन से आग जलती नहीं है, कैटालिटिक एजेंट है। सीटें भले ही उनको कम आई हो, लेकिन एनडीए की जीत में नीतीश जी की एक स्पष्ट रोल है। तीसरी बात राशिद भाई, तीसरी बात और अति महत्वपूर्ण कि देखिए, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने 15 वर्षों में काम नहीं किया, बहुत काम किया और अमन चैन तो कायम किया ही बिहार, लेकिन उनको एक स्पष्ट नुकसान होता दिख रहा है अब कि उनका राजनीतिक कद 2015 में ये हो गया था कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देखे जाने लगे थे। आज कद बहुत छोटा हो गया है और उनकी छवि भी प्रभावित हुई है। मेरे ख्याल से आपको पटना जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल मेरे सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, वो हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। ऐश्वर्य, क्या लगता है इस बार डबल एम यानी कि महिला वोटर्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डबल एम के फैक्टर ने वहां पर काम किया है? फिलहाल इस वक्त वहां की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? अपने आसपास की तस्वीरें भी जरा दिखाइए। देखिए, जिस डबल एम की आप बात कर रहे हैं, कल सुशील कुमार मोदी से लेकर रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे सभी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये उनकी क्रेडिबिलिटी है जो बिहार के अंदर दोबारा से एनडीए की गवर्नमेंट अब बनने जा रही है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये एक अड़े मार्ग है नीतीश कुमार के ठीक घर के सामने। हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि लगभग अब 10 से 10:30 के बीच में तमाम एनडीए के नेता, तमाम बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के घर पर आना शुरू होंगे और फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी को बनाया जाएगा कि कब वो मेरे जो बाएं तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर राजभवन है, वहां पर मार्च करें और अपनी गवर्नमेंट को क्लेम करें। क्योंकि साफ तौर पर कल जिस तरीके से रात के 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी के नेताओं द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। भले ही हम एक बड़े भाई की तरह सामने आए हैं एनडीए में और जेडीयू ने अपनी सीट कई खोई है, लेकिन फिर भी हम अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या ऐसा वहां पर भी कुछ आपको ऐसा, अगर आपने लोगों से बातचीत की हो, आपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की हो, तो क्या कुछ ऐसी तस्वीर मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल से पहले ना हमें एक बार पैनल प्रोड्यूसर से मैं ये चाहूंगा कि अश्विनी चौबे का बयान हमें जरूर सुनाएं। एक अश्विनी चौबे जो कि बीजेपी के नेता हैं और दूसरा जेडीयू का भी बयान, जेडीयू के बड़े नेता हैं संजय सिंह, उन दोनों ने क्या कहा है। अश्विनी चौबे बार बार ये इशारा क्यों कर रहे हैं कि नीतीश को केंद्र में लेकर के आ सकते हैं या नीतीश केंद्र में जा सकते हैं। अश्विनी चौबे ये इशारा अभी से ही नहीं कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं। अश्विनी चौबे का ये इशारा क्या है, एक बार उनके शब्दों के जरिए हमें समझना चाहिए, उसके बाद ऐश्वर्या के पास दोबारा चलेंगे। एक बार सुनाया जाए। देखिए, बिहार की जनता को, महान जनता को, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और विशेष करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने सचमुच में इस जीत को और बिहार की जनता के हृदय में जो पूरी तरह से उन्होंने अपना छाप छोड़ा है। यह जीत सचमुच में नरेंद्र भाई के परिश्रम का, उनके मार्गदर्शन की जीत है और इस जीत के लिए मैं कोटिशा बधाई भी देता हूं। और विशेष करके ये जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, अब डबल इंजन की सरकार को ही जनता ने चुना है, ये डबल युवराज को नहीं। ये डबल युवराज को रिजेक्ट कर दिया है। जाति, हिंसा, भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों से हटकर विकास, और वह विकास एनडीए ही विकास दे सकती है। जो प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अटूट विश्वास है, इसी विश्वास को फिर से दोहराया जनता ने। इसके लिए मैं जनता को बहुत ही कोटिशा धन्यवाद देता हूं। लेकिन का मन, कहावत है, काने का मन आंख में गरल खुट्टी। जनता ने इनको हरा दिया तो प्रशासन के
ऊपर आरोप लगा रहे। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता जनादेश नीतीश कुमार जी के नाम पर दिया है, उस जनादेश पर ही हमला बोल रहे हैं। वो कहीं भी चल जाए, वो चुनाव हो जाए, जहां जाना जाए, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पर समर्थन देने का काम किया। मैं जनता को कोटि कोटि बधाई देता हूं। और हार के बौखलाहट से इस तरह का बयान दे रहे हैं कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। और वहीं बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, नीतीश को दिग्विजय का एकदम खुला ऑफर। देश बचाने के लिए बीजेपी संघ का साथ छोड़िए। बीजेपी संघ अमर बेल के समान है। बीजेपी जिस पेड़ पर लिपट जाती है वो पेड़ सूख जाता है। जेडीयू नेता मोहम्मद नेमतुल्लाह को तुरंत ही स्क्रीन पर अवतरित किया जाए। नेमतुल्लाह जी, दिग्विजय सिंह ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महागठबंधन में आ जाइए। बीजेपी और संघ जो है अमर बेल की तरह है, जिसके साथ में चिपक जाते हैं, उस पेड़ को सुखा देते हैं। ऑफर स्वीकार है क्या? बिल्कुल नहीं। ये शिवसेना के साथ क्यों चले गए? देखिए शिवम भाई कितनी तेजी में हंस रहे हैं। शिवम भाई कितनी तेजी में हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शिवम भाई का दिल ये कर रहा है कि हाँ ठीक है, जाए तो सही, हम बिहार में अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। शिवम भाई भी हमारे साथ है, जानते हैं दोनों मिलकर जब लड़ेंगे तभी बिहार का कल्याण होगा। बिल्कुल, बिहार में एनडीए की सरकार बिल्कुल मेहमतुल्लाह भाई बनेगी। इसमें अगर दोनों मिलकर के बिहार में लड़ेंगे, अरे शिवम भाई लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ एक मिनट नेमतुल्लाह जी, लेकिन शिवम भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि सीटें बढ़ गई, वक्त बदल गया तो आपके बड़े बड़े नेता, आपके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ये कहने लगे हैं नीतीश चाहे तो केंद्र में आ जाएं, यानी मुख्यमंत्री का पद एक अणे मार्ग अब बीजेपी वालों को दिखने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं है राशिद भाई। देखिए क्या होता है कि जब आप जीत कर आते हैं तो हर एक व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। पार्टी है, पार्टी में सब स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी आकर बोल सकता है। लेकिन कल जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें चीजें क्लियर की गई हैं। एक हमारे वरिष्ठ तटस्थ पत्रकार साहब ने एक बात कही थी, मैं उससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं तो अपनी असहमति जता देता हूं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है वो अकेले वहां पर नहीं लड़ सकती या फिर सरकार नहीं बना सकती। बिल्कुल नहीं बना सकती क्योंकि हम एनडीए में थे साहब। लेकिन एनडीए हमारा हिस्सा था। अश्विनी लेकिन चौबे की परफॉर्मेंस बात देख को लीजिए क्या आप हमारे। समझा जाए? कैलाश विजयवर्गीय ने जो इशारा किया उसे क्या समझा जाए? मतलब 6 महीने आप सरकार चलाइए, 6 महीने हम चलाएंगे, 6 महीने आप अपना सीएम बनाइए, 6 महीने हम बनाएंगे। देखिए मैं 10 सेकंड में उस पर आता हूं, प्लीज मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हम 110 सीटों पर लड़े, हमारी 75 सीटें हैं साहब अभी करंट सिनेरियो में आज इस टाइम। और आप कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, तेजस्वी जी 145 सीटों पर लड़े, 76 सीटें आई है उनके पिछले के मुकाबले, अभी भी 5 कम है। और आप कहते हैं वो स्टैब्लिश हो गए। मैं बिल्कुल नहीं कहता उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उन्होंने कहीं पर भी कम किया है। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा है। लेकिन एक पार्टी जिसका परफॉर्मेंस पिछले से डबल हो गया, बढ़ गया, स्ट्राइक रेट बढ़ गया, उसको आप कहते हैं कि वो अभी भी उतनी उस बात में नहीं आए। स्टैब्लिश कर दिया आपने तेजस्वी जी को। अब आते हैं शिवम भाई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई ब्रेक नहीं लिया है, लेकिन मुझे बार बार अपने पीसीआर की तरफ से कमांड आ रही है कि मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन शिवम भाई एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, आप पिछली बार के चुनाव के हिसाब से कंपैरिजन ना करें। पिछली बार आरजेडी और जेडीयू एक होकर के लड़ रहे थे और जेडीयू में ये ताकत है कि अपना वोट शेयर जो है ट्रांसफर कर पाते हैं अगर महागठबंधन में लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस में, बिहार में ये ताकत नहीं है। और अगर इस बार 75 सीटें तेजस्वी ने यानी कि आरजेडी ने जीती हैं तो वाकई में तारीफ करनी चाहिए। और इसीलिए बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के नए पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं तेजस्वी, जिन्हें यह कहा जाता रहा है कि 9वीं फेल है, 8वीं पास है, जिनके बारे में यह कहा जाता रहा है कि जंगल राज की विरासत है, जिनके बारे में यह कहा जाता रहा है कि 26 बरस की उम्र में डिप्टी सीएम बन गए लेकिन विवादों से उनका चोली दामन का साथ रहा है, जिनके बारे में यह कहा जाता रहा है कि अभी इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन उन्होंने काडर को इंटैक्ट किया, उन्होंने बेस वोट जो होता है उसे जाकर के और मजबूत किया और यह कहा कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को भी आगे बढ़ाएंगे। और उनका यह फॉर्मूला हिट रहा है। अब क्या करें कि कांग्रेस हो गई सुपर